नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप की सामान्य अध्ययन विशेषांक की श्रृंखला में। इसके तहत हम लोग पॉलिटी विषय को लेकर चल रहे हैं और पॉलिटी विषय के 2 पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आज तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे सामाजिक जीवन में भी फंडामेंटल राइट्स का काफ़ी अधिक महत्व है, इसलिए दोनों ही दृष्टिकोण से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत विस्तार से भी देखेंगे और इसमें जो भी जरूरी तथ्य होंगे उनका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 3 में उल्लेखित है। मूल अधिकार किन पर निर्बंधन स्वरूप है? तो राज्य की विधायी तथा कार्यपालिका शक्ति पर। मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वाद योग्य अधिकार है। वाद योग्य अधिकार का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो आप कोर्ट में जाके उसको प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रस्तावना की विषय वस्तु वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों अंतर को स्पष्ट रखना होगा दिमाग में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यानी दोनों कथन सत्य हैं और व्याख्या भी हो रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट्स है, मानवाधिकार है या मौलिक अधिकार भी है कि उसको शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का अवसर मिल सके। ये एक मानव के तौर पर भी उसका एक अधिकार है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय संरक्षण करता है। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया जाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह है अमेरिका। मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार माने जाते हैं? तो संविधान प्रदत्त अधिकार माने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 12 के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द का प्रयोजन किस भाग में किया गया है? तो वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान में समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और वो कितने हैं कुल संख्या में? तो वो संख्या में कुल 5 हैं और अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार अर्थात विधिक अधिकार है। याद रखिएगा, पहले ये जब मूल फंडामेंटल राइट्स जब दिए गए थे तो कुल इनकी संख्या 7 थी और उसमें संपत्ति का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट्स था यानी मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब इसे 300 क में, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है। मूल अधिकार। भारत का मूल संविधान कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 च तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जो अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार है। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अतः वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित है। समानता का अधिकार, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 अधिकार हैं जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। छठवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था? तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब वो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो वर्तमान में 6 है और मूल संविधान शब्द जब कहेगा तो आप 7 बताएंगे। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान में एक भिन्न रूप में समाविष्ट करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 300 क। ये क्या बनाता है? उसे एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकारों से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इस प्रश्न को या इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि
कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, गैर नागरिकों को भी प्रदत्त मौलिक अधिकार किस कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को, यानी भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी हैं, उनको भी प्राप्त है मौलिक अधिकार। तो वो अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 और 28 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? 21 क में इस बात का प्रावधान है। वह अनुच्छेद जिन्हें साथ मिलाकर पढ़ने से प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्राप्त हुई है। तो हम लोग यदि अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ पढ़ें तभी हम लोग समान कार्य के समान वेतन को एक मौलिक अधिकार के तौर पर समझ सकते हैं। कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है? तो वह आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया गया है तो वह अनुच्छेद 14 है, यानी विधि की समझ समता का अधिकार। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के तहत क्या क्या सम्मिलित है? तो भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में आते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य हैं। पहला, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। इस लाइन का अर्थ क्या है? जब यह कह रहा है कि राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, अर्थात मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी न्यायालय में अगर राज्य आपके मौलिक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप उसको न्यायालय में खड़ा कर सकते हैं। अगला है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था। अगला है, भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 30 में। याद रखिएगा, हमने किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है? तो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को पावर है कि वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संदर्भ में यह कहा गया था कि वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है संसद को। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ये 19(1) के क में, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, यही प्रेस की स्वतंत्रता से कोरिलेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। याद होगा आपको, जब हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे तो मूल अधिकार से संबंधित और अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों की अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रांतीय समिति के। अगला चलते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार मिला है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूती का अंत की बात इसमें की गई है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार, यानी अनुच्छेद 15 के 4 में जो है वो किससे संबंधित है? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वयराजन 1951 के मुकदमे से संबंधित है। संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व भारत में प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। उक्त उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 13 के 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायालयों को पुनरावलोकन की शक्ति देता है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कभी भी आप पढ़ाई करिए, कभी भी किसी भी विषय की स्टडी करिए, जब कहीं उस तरह के वर्ड आए तो उसको तुरंत कोरिलेट कर लीजिए कि अगर हमने ये पूर्व में पढ़ा है तो वो उस किस संदर्भ में ये शब्द आया था। तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप उसको कोरिलेट करके अच्छे से समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में दिया गया है और लिया हम लोगों ने कहाँ से था? तो न्यायिक पुनरावलोकन हम लोगों ने अमेरिका से लिया था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य न्यायालय की किस अधिकारिता के तहत आता है? तो ये साधारण अधिकारिता के तहत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के विशेष उपबंध की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 15 के 3 में दी गई है। किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं में अवसर की समानता के
समानता के सामान्य नियम उपबंधित हैं तो वो अनुच्छेद 16 के 1 में और 16 के 2 में, यानी लोक सेवा का मतलब सर्विस में। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मैटर में कहा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण की शक्ति राज्य को प्रदान करता है। तो ये 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 के 4 क में संशोधन करके प्रमोशन में आरक्षण यानी प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये सर्वोच्च न्यायालय में मैटर भी था, तो इसे करंट से भी जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत और किस अनुच्छेद में 16 के 4 क में इस बात का उल्लेख है। प्रोन्नति पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के 4 क में है। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के पक्ष में स्थानों में आरक्षण का उपबंध है अनुच्छेद 15 के 4 में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अधिनियम के आधार पर किसमें है? ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यानी कि आपको छुआछूत यानी आपके समाज में आपसे कोई भी दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं कर सकता है, ये इस एक्ट के तहत आया। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करने वाला कौन है? अनुच्छेद 20 का 1 कार्योत्तर विधियों में संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20 का 2। किस अनुच्छेद में राज्य को लोक सेवाओं में विभिन्न श्रेणियां सृजित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो अनुच्छेद 16 में प्रदान किया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग स्थापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन कौन सा है, ये याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार यूपीएससी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, जैसे जो भी बीडीओ या लेखपाल या अन्य जो भी जूनियर असिस्टेंट जैसी परीक्षाओं में कई बार हमेशा फैक्ट आधारित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार हैं? तो ऑप्शन में दिया रहेगा 5, 4, 3 ये, तो हमारे पास 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। वहीं ये प्रश्न अगर पीसीएस या आरओ में पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा? किसी अनुच्छेद के किसी सेक्शन से संबंधित कोई पूछ दिया जाएगा। जैसे पूछ दिया कि संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो 19 के सी में है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है, यही प्रेस की स्वतंत्रता से कोरिलेट है। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के जी में किसी भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान के किस भाग में 3 उपबंधों से असंगत सभी संविधान पूर्ण तथा संविधानेतर विधियों को उच्चतम न्यायालय किस शक्ति के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों को प्राप्त है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो भीखाजी कामा बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद में आच्छादन का सिद्धांत दिया गया। क्या कोई व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग सकता है? नहीं। संविधान की उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में प्रस्तावना में निहित समता का आदर्श किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है, विधि की समझ समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया? तो वो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के केस में अनुच्छेद 14 को विधि के शासन यानी संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया। यानी कभी अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि संविधान का आधारभूत ढांचा विधि के शासन को यानी अनुच्छेद 14 को किस केस में बताया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस या आरओ जैसे परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि की समझ समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उक्त उपबंध किया गया है? तो वो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण वाक्यांश किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, जबकि विधि के समझ समता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसमें हम लोगों ने इस पे हम लोगों ने पिछली बार इस टॉपिक पे चर्चा कर रखी है, उसको एक बार यहाँ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछेगा कि विधि के समझ समता का अधिकार, तो वो ब्रिटिश से लिया गया है। अगर पूछेगा कि विधियों का समान संरक्षण, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अगर पूछेगा विधि का शासन, तो वो ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटेन से। ठीक है,
और अगर पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। याद रखिएगा ये सभी विधि से संबंधित हैं और अलग अलग शब्दों के केवल इधर उधर करने से इसमें अंतर है। इसको एकदम क्लियर कट याद रख लीजिएगा, आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। आप लोग भटकते हैं, मैं एक जगह सीरियल से कर दे रहा हूँ, एक बार पुनः रिवीजन कर ले रहा हूँ, थोड़ा समय लग जाए लेकिन वो चीज़ अब गलत नहीं होनी चाहिए। अगर पूछेगा विधि का शासन, ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटेन से। विधि की समझ समता, ब्रिटेन से। अगर पूछेगा विधियों का समान संरक्षण तो अमेरिका से। यदि पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। ठीक है, अगला प्रश्न है विधि के समान संरक्षण का क्या तात्पर्य है? समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। विधि की समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो अनुच्छेद 19 में दी गई है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों का दावा नहीं कर सकते हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार विधि की समझ समता का अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच विधि समान होनी चाहिए और समान रूप से लागू की जानी चाहिए। ये बात किसने कहा था? डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा था। कई बार स्टेटमेंट लिख के और पूछ देता है कि ये किसने कहा था, तो ये जेनिंग्स ने कहा था कि सभी लोगों को समान रूप से लागू होनी चाहिए और उसको समान होनी चाहिए, यानी कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के बीच विधि भी समान होनी चाहिए और समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। जेनिंग्स महोदय का था। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 14 के तहत संविधान का कौन सा आधारभूत ढांचा निहित है? तो विधि का शासन। और विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 14 में। इसी को ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है, विधि के शासन को। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कथन कारक का। कथन कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो बात सही है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये भी बात सही, स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, और ये जो कारण में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये जेनिंग्स महोदय से स्टेटमेंट से मिलता है। अगला प्रश्न है मन मानेपन के विरुद्ध संरक्षण। मन मानेपन मतलब कि जो मनमानापन करे उसके विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है, क्योंकि विधि की समझ समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में उपबंधित मूल अधिकार किन लोगों को प्रदान किए जाते हैं? तो मात्र नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 15 के खंड 1 में क्या उपबंध किया गया है? तो राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। पिछली बार पीसीएस के पेपर में यह पूछा गया कि किस आधार पर विभेदीकरण से रोक लगाई गई, और यह क्रम दे दिया था। तो क्रम का मतलब इनमें से किसी एक को हटा दिया गया, किसी में ये सब कुछ दिया गया। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख है। अगला प्रश्न है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करने वाली विधि को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अवैध घोषित किया? तो यह है नैनसुख बनाम उत्तर प्रदेश के विवाद में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक स्थानों में नागरिकों के निर्बाध समागम तथा उपयोग का संबंध है? तो यह अनुच्छेद 15 के 2 में है। ठीक है, यानी लोक स्थानों पर नागरिकों के निर्बाध समागम और उपयोग का अधिकार 15(2) में दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, अनुच्छेद 15 के 4 के अधीन राज्य को क्या शक्ति प्राप्त है? तो राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 का खंड 1 और 2। अगला प्रश्न है भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य में निवास की अर्हता विहित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 के 3 में कहा गया है। लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करने की शक्ति राज्य को किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो ये 16 के 4 में प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई थी? तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य के केस में मैक्सिमम 50% आरक्षण की बात की गई है। संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद से निहित शक्ति का प्रयोग करके इसको लागू किया? तो यह अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 35 में निहित शक्तियों को सम्मिलित करके। कई बार अनुच्छेद 17 काफी प्रचलित है तो उसको न देके अनुच्छेद 35 दे देता है तो कोरिलेट कर पाना कठिन हो जाता है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अनुच्छेद 17 और 35 से प्राप्त अधिकारों के तहत इसको सदन द्वारा पारित किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15
6 और 16(6) 103वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। इस संविधान संशोधन में क्या बात है, तो जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को जो 10% का आरक्षण है, वो इसका प्रावधान है। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में 10% के आरक्षण का है, तो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आ गई वही बात, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम परिवर्तित कर सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। ये 1976 में किया गया। अनुच्छेद 18 किस प्रकार की उपाधियां प्रदान करने की अनुमति देता है, तो ये सेना और विद्या संबंधी उपाधि ही प्रदान करने की केवल अनुमति देता है। भारतीय नागरिकों को विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने का निषेध किया गया। 18 राज्य के अधीन किसी पद पर आसीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य से उपहार अथवा पद स्वीकार करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 18(4) के तहत। अगला प्रश्न है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि नागरिक अलंकरण देना भारत सरकार ने कब से प्रारंभ किया, तो 1954 से। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार को किसको प्राप्त है, तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो ये 19(1) के क के तहत प्राप्त है। अभिव्यक्ति किस शब्द के तहत सम्मिलित है, तो विचार व्यक्त करने के सभी माध्यम यथा शब्द द्वारा, लेख मुद्रण द्वारा या चिन्ह द्वारा, इन तीनों के माध्यम से अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो ये मेरी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के निलंबन का उपबंध किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 के 5 को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 में 5वां भाग जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कथन है किसी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है, तो कारण है हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के तहत मूल अधिकार नहीं है। दोनों बातें सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि हड़ताल करने का अधिकार आपको 19(1) के तहत नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के तहत दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत किया गया है, तो ये 19 के 1 और ख में। ठीक है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, आपको हड़ताल की इजाजत नहीं है। किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमको राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है। संगम या संघ बनाने का अधिकार नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 1 के ग के तहत है। अधोलिखित कथन सत्य है, इसमें अनुच्छेद 3 क के तहत संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है, न कि फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जब हमारे मूल संविधान जब बना, उसमें जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो 7 थे, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी एक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। अभी हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको रखा गया। मूल अधिकार में 19(1) च में संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। तो कभी पूछे कि किसमें पहले मूल अधिकार में किस अनुच्छेद के तहत था, तो 19 के 1 के च के तहत जो है पहले ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब 300 क के तहत ये विधिक अधिकार है। किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया, तो डॉक्टर पालराज बनाम भारत संघवाद में इसको संवैधानिक घोषित किया गया। नागरिकों के संपूर्ण भारत में आबाद संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये 19(1) घ में इस बात का उपबंध है। नागरिकों के आबाद संरक्षण के अधिकार का निर्बंधन किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, तो साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 19(5) के तहत। सभी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो ये 19(1) के अंग के तहत हम किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और उसमें अब बस सकते हैं। नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है, तो ये 19(1) के 6 के तहत
इसको दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को दिए अपने निर्णय में किस अनुच्छेद के तहत घोषणा की कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति एवं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की स्वतंत्रता एक संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ये 19(1) क के तहत और 19(1)(6) के अंतर्गत ये कहा गया। नागरिकों के वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता पर किन युक्तिसंगत आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो जनसाधारण के हित में किसी वृत्ति अथवा व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिक अथवा तकनीकी अहर्ताएं निर्धारित करके तथा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः किसी व्यापार अथवा कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति प्रदान करके अनुच्छेद 19 के 6ठे भाग के तहत ये लगाया जा सकता है। निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी है? तो निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 3 माह है। मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को किस अनुच्छेद के में प्रतिषिद्ध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 23 के तहत, यानी अनुच्छेद 23 के तहत कोई मानव दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई बेगारी नहीं कराएगा और किसी भी प्रकार का बलात्श्रम का मतलब है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन यानी आवश्यकता से ज़्यादा उसके ऊपर श्रम का बोझ डाल देना एक बलात्श्रम कहलाता है। तो यह अनुच्छेद 23 के तहत वर्जित है। किसी वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो SR बोम्बई बनाम भारत संघ के केस में पंथ निरपेक्षता ये हो चुका है। किस सभा को अनुच्छेद 19(1) ख की सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी? तो हिंसात्मक तथा जन शांति को भंग करने वाली सभा। नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन पर किस आधार पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? यदि वो सम्मेलन शांतिपूर्ण हो और निरायुद्ध हो लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में उस पर हम रोक लगा सकते हैं। 19(3) में इस बात की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी भारत की संप्रभुता पर कोई संकट आ जाए उस सम्मेलन से, या अखंडता पर कोई दिक्कत आ जाए, या लोक व्यवस्था यानी पब्लिक न्यूसेंस वो हो, तो उसमें हम उस पर रोक लगा सकते हैं। किस वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में उच्चतम न्यायालय ने शामिल किया था? तो मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था पदावली किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। प्रेस की स्वतंत्रता तथा जानने की स्वतंत्रता संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) क में इस बात की व्यवस्था की गई है। आत्म अभिशंसन के संरक्षण का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 20 के 3 में है। यह प्रश्न याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि आत्म अभिशंसन की संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 के 3 में किया गया है। लोक स्थान पर धूम्रपान का उल्लंघन अनुच्छेद 21 के तहत है। यानी लोक स्थान पर अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उससे कह दीजिएगा कि आप अनुच्छेद 21 का वायलेशन कर रहे हैं, हम कोर्ट भी जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, किस व्यापार के राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार को सृजित करने का पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ऐसे व्यक्ति जिस पर अपराध करने का अभियोग है को अनुच्छेद 20 कौन से संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्योत्तर विधियों के संरक्षण, दोहरे दंड के संरक्षण और आत्म अभिशंसन के संरक्षण। ये तीनों हम ये इसमें से एक हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। कार्योत्तर विधि क्या है? ठीक है, ये अपराध करने के पश्चात बनाई गई विधि। ठीक है, अपराध करने के पश्चात अगर बनाई गई विधि को कार्योत्तर विधि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कथन है कि यदि किसी विधि द्वारा विहित दंड बाद में उस विधि में संशोधित करके कम कर दिया जाता है तो अभियुक्त उसका लाभ प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 20(1) मात्र दंड के बढ़ाए जाने पर निषेध करता है, दंड कम किए जाने पर निषेध नहीं करता है, याद रखिएगा। यदि किसी विधि द्वारा, इस प्रश्न को एक बार और कथन कारण को देख लेते हैं, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। यदि किसी विधि द्वारा विहित दंड बाद में उस विधि में संशोधित करके कम कर दिया जाता है तो अभियुक्त उसका लाभ प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 20(1) दंड को बढ़ाए जाने का निषेध करता है, कम करने का निषेध नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20(2) में किया गया उपबंध है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। आंग्ल विधि के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नेमो डेविड बिस वेक्सरी के सिद्धांत पर आधारित है। और ये किस अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के 2 में इस बात का है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत किन अनुच्छेदों के संदर्भ में राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निलंबन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वो अनुच्छेद 20 और 21। यानी कि अगर आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल राष्ट्रपति लगा दिए हैं तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। ये कई परीक्षाओं में, चाहे वो छोटी या बड़ी कैसी भी परीक्षाएं हों, विभिन्न तरीकों से यह प्रश्न पूछा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में कौन सा अधिकार जोड़ा गया? तो वो शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 क में। 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
और शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार 21 क के तहत है। अनुच्छेद 22 किस अनुच्छेद का पूरक है? तो अनुच्छेद 22 जो है वो अनुच्छेद 21 का पूरक है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 किसका पूरक है? अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 22 के अधीन पारित विषयों को किस आधार पर जांचा जा सकता है? तो अनुच्छेद 21 में विहित युक्त तथा उचित प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, जब वो एक दूसरे का पूरक है तो अनुच्छेद 22 को जांचना है तो 21 के आधार पर जांचेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचारण यानी स्पीड ट्रायल एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? ये किसके केस में हुआ था? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मैटर में। अनुच्छेद 22 1 और 2 में प्रदत्त अधिकारों को अधिकार किनको उपलब्ध नहीं है? किसी विदेशी शत्रु को या निवारक निरोध विधि के अधीन किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 22 1 और 2 उसको प्राप्त नहीं होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी हम लोगों ने अभी कुछ ही पॉइंट पहले पढ़ा है कि यदि राष्ट्रपति 359 के तहत आपात की व्यवस्था करते हैं तो उसमें यह बात का उल्लेख है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत इस बात का उल्लेख है कि अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, कथन है कि अनुच्छेद 22 1 और 22 2 का संरक्षण न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, सही बात है। और वारंट के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के पूर्व ही उसके कारण से अवगत किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं और उसकी उचित व्याख्या भी किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निवारक बंदीकरण का उद्देश्य क्या है? अपराध करने से रोकना अथवा निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना उसको निवारक बंदीकरण का उद्देश्य है। अनुच्छेद 23 का संरक्षण व्यक्ति को किसके विरुद्ध उपलब्ध है? तो राज्य तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध। अधोलिखित का सुमेलित कौन कौन सा है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत। याद रखिएगा, यह हो भी चुका है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 के तहत है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। ठीक है, और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में है। इन दोनों बातों को याद रखना है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन से निषिद्ध करता है? तो अनुच्छेद 24, यानी बलात्श्रम, ठीक है, दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, ये सब किस में है? अनुच्छेद 23 में है। और 14 वर्ष से कम किसी बच्चे को कारखाने आदि में अगर नौकरी पे लगाया जाता है या उसको काम करवाया जाता है तो ये अनुच्छेद 24 के तहत क्राइम है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, 3 माह के तक जो है बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। यानी कभी पूछा जाए आपसे कि विधि सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की जाती है? तो ये अनुच्छेद 22 के तहत प्रदत्त की जाती है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद से पारित किया गया 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? तो ये बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है कि बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित करता है, इसमें पारसी सम्मिलित नहीं होते हैं। तो कई बार विकल्पों में लेके और पारसी दे देता है और पूछता है निम्नलिखित में से कौन हिंदू शब्द से में सम्मिलित नहीं है, तो पारसी टिक मारेंगे। और हिंदू शब्द में सम्मिलित कौन कौन है? बौद्ध, जैन और सिख। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने के धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 के तहत। इस समय यह काफी चर्चा का विषय है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि सिखों को जो कृपाण धारण करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 के तहत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय किस रीट को जारी करता है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बिना किसी बात को बताए, बिना किसी सूचना के किसी व्यक्ति को यदि कोई बंद कर देता है या उसका पता नहीं चलता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है कि उस व्यक्ति को सशरीर तुरंत पेश किया जाए। अब अगला प्रश्न है, कौन सा एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये उत्प्रेक्षण जो है अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण रीट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को जिसे वह समीक्षा या रिव्यू हेतु मामले विशेष कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के लिए होता है? तो वो है अनुच्छेद 30। और अगर ये पूछेगा कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस में है, तो वो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा था, ये बात सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार देता है, बात सही है, और ये दोनों व्याख्या भी सही है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहा जाता है। कौन सा रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित करने की दशा में जारी किया जाता है? तो वह है प्रतिषेध। यानी कौन सा रीट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में जारी किया जाता है? तो वह है प्रतिषेध। अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने की इजाजत अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधन का आधार संविधान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1951 में सम्मिलित किया गया, और यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको शामिल किया गया। आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव संविधान की किस अनुच्छेद के तहत है? तो 358 और 359 के तहत। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अनुच्छेद 359 में इस बात का उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है तो 359 में इस बात का उल्लेख है कि अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। और अनुच्छेद 358 के तहत क्या है कि अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक है, ये रिकॉल कर लीजिएगा इस बात को। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल, देखिए इस प्रश्न में वही बात आ गई। अनुच्छेद 358 में आपातकाल के लागू होने पर कौन से मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा और 359 के तहत 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, कब? जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन आधारों पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण की आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक एवं और पूर्व प्रयोजन हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है? तो ये 26 के तहत। अभी आपने पढ़ा कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को अबाध रूप से माने, संचरण करे, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करे, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत है। और ये इसमें क्या कह रहा है? देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, वहां जाके कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए कंफ्यूजन दूर कर देना है। पॉलिटी पर अंतिम प्रहार हो रहा है इस बार, और पॉलिटी में कोई प्रश्न, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दिया जाएगा, बस अच्छे से समझते चलना है। तो धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और पूर्व प्रायोजन करने की संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, यानी कोई कमेटी या कोई संस्था बनाए धार्मिक प्रयोजन को करने के लिए, तो वो अनुच्छेद 26 के तहत मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, बात सही है, अल्पसंख्यक वर्गों को परिभाषित नहीं करता। बात सही है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपने कॉलेजेस और स्कूल यानी शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 के तहत होता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रदान किया जाता है, ये भी बात सही है, हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या कहते हैं? टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कर रहा है? टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को तत्काल सशरीर उसको प्रत्यक्ष तौर पर उसको हाजिर किया जाए। ठीक है, क्या कर रहा है? परमादेश में क्या है? तो परमादेश में वी कमांड। ठीक है, वी कमांड, किसी व्यक्ति को या संस्था को क्या किया जाता है? उसको काम करने के लिए तुरंत आदेशित किया जाता है, तो वी कमांड होता है। अधिकार प्रेक्षा क्या है? वाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, किसी से पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी के तहत ये काम, तो अधिकार प्रेक्षा यानी ये है। उत्प्रेक्षा क्या है? टू बी सर्टिफाइड। उत्प्रेक्षा में क्या है? टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, अगला देखिए, ये जो अब हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछता है, एकदम इसको याद रख लीजिएगा। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का मैटर है, यानी ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का। इस प्रकार आज इस सेक्शन में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को पूरा कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नीति निदेशक तत्व। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अब इसको देखते हैं। राज्य नीति निदेशक तत्व क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसको देखते हैं, करा राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षतः जुड़े हैं लोक कल्याण से। राज्य के निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। आयरलैंड के संविधान से हमने
पूर्व उदाहरण के अतिरिक्त निदेशक तत्वों के लिए मूल प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। निदेशक तत्व देश के शासन के मूल आधार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। उक्त घोषणा किस अनुच्छेद के तहत है? 37 के तहत। अनुच्छेद 37 के तहत कहा गया है कि जब सरकार कोई विधि बनाए तो उसमें इस बात का ध्यान दे। ठीक है, किसी भी विधि को निदेशक तत्वों से असंगत होने के कारण अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये किस वाद में कहा गया? ये मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन के केस में ये बात कहा गया। क्या कहा गया? कि किसी भी विधि को निदेशक तत्वों से असंगत होने के कारण अधिकारातीत घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीति निदेशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद को निदेशक तत्वों का मूल मंत्र या मर्म माना जाता है? तो अनुच्छेद 38 को। अनुच्छेद 38 को मूल अधिकार के निर्वचन करने के लिए भाग 4 में किस अनुच्छेद की सहायता से की जाती है? तो अनुच्छेद 39 की सहायता से। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में क्या नवीन प्रावधान किया गया कि राज्य विशेषतः आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। और ये 38(2) में इस बात को डाला गया है कि वह आय की असमानता जो है उसको कम करने का प्रयास करेगा। राज्य द्वारा प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के लिए उपलब्ध साधन किस अनुच्छेद के तहत इस बात की व्यवस्था है? अनुच्छेद 39 में। ठीक है, यानी स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका का साधन उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। राज्य के निदेशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। यह अभी हम जिक्र कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है संविधान में किस उपबंध द्वारा सर्वाधिक दर्शित होता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के किस उपबंध की पूर्ति होती है? तो वो नीति निदेशक तत्वों की पूर्ति होती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों संबंधी उपबंध किस देश से लिए गए? तो आयरलैंड से। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करेगा? अनुच्छेद 47 के तहत। अब देखिए क्या कह रहा है कि मादक पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न के लिए प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 47 के तहत। यानी जो बिहार में या गुजरात में जो शराबबंदी है वो अनुच्छेद 47 की मूल भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषता है और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कृषि एवं पशुपालन के गठन का उपबंध अनुच्छेद 48 में है, याद रखिएगा। ठीक है, इस समय इन सब चीज़ों का कृषि और पशुपालन को लेकर काफ़ी राजनीतिक भी सरगर्मी इस समय बढ़ी है, तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसको दिमाग में रखेंगे कि कृषि और पशुपालन का जो है वो नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 48 के तहत है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपबंध अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड, याद रखिएगा कि अभी कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात अभी उत्तराखंड के सरकार द्वारा जब सरकार अपनी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अक्सर जो चर्चा में जो शब्द रहते हैं या जो बातें रहती हैं वो अधिकतर उस समय पेपर में क्वेश्चन के रूप में सामने आ जाती हैं। तो याद रखिएगा कि कॉमन सिविल कोड यानी कि जब समान सिविल संहिता की बात आएगी तो अनुच्छेद 44 को टिक कर दीजिएगा। पंचायत के गठन का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो ये संविधान के प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक तत्व में, यानी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना कहाँ पे है? प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी में है। कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक है, ये अनुच्छेद 39 घ में इस बात का उपबंध है। कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े, इस बात का उपबंध किसमें है? 39 के अंग में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन से नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 42 के संशोधन द्वारा भाग 4 में जोड़े गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, यानी समान न्याय हो और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी यदि कोई व्यक्ति अपना केस लड़ने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, मतलब वो कैपेबल नहीं है, आर्थिक आधार पर सक्षम नहीं है, तो अनुच्छेद 39 का उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था करता है। और समान न्याय
और समान न्याय का मतलब यह है कि आपने ये देखा होगा, यदि कोई आतंकवादी है और उसका कोई केस लड़ना नहीं चाहता है, तब भी उसका वकील सरकार, जब कोई वकील तैयार नहीं होता है तो सरकार वकील तैयार देती है, तो वो 39 क के प्रावधान के लिए कि उसको भी न्याय का एक अवसर, बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, तो ये 39 क के तहत है। अनुच्छेद 43 क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेना, ये 43 क में है, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। 43 क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या कृषि और पशुपालन, ठीक है, वो किसमें है, 48 के तहत है, और 48 क में पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 39 के खंड च में शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा की बात की गई है। और ये जितने भी अनुच्छेद अलग से इनबिल्ड किए गए हैं वो सभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनबिल्ड किए गए हैं। इन्हें भी जाने के अंतर्गत देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान अधोलिखित है, यानी गांधी जी के जो विचार थे उनको कैसे संविधान में किस अनुच्छेदों के तहत उसको शामिल किया गया है। यानी ग्राम पंचायत की स्थापना गांधी जी का सपना था, यह अनुच्छेद 40 के तहत। दुर्बल वर्ग के शिक्षा तथा अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में उपबंध है। गाँव में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुच्छेद 43 में उपबंध है। पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुच्छेद 47 में इस बात का है, ठीक है। और इसी के तहत जो है, जब आप स्कूल में मिड डे मील जैसी व्यवस्था देखते हैं या जो निःशुल्क राशन बांटने की बात होती है, वो भी अनुच्छेद 47 का एक हिस्सा है। याद रखिएगा, हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जा सके। कृषि और पशुपालन संगठन, ये अनुच्छेद 48 अभी हो चुका है। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा 48 क के तहत हो चुका है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 के तहत, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 के तहत है। न्यायालय में किस वाद में केंद्र तथा राज्यों को निर्देश दिया गया कि बाल श्रम को समाप्त करने कर उनके पुनर्वास और कल्याण कार्य की व्यवस्था की जाए, तो ये MC मेहता बनाम तमिलनाडु के केस में किया गया। और किसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप उनसे किसी बड़े उद्योग या किसी ऐसी जगह नहीं कराएंगे, तो वो अनुच्छेद 24 के तहत ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। करा कि किन अनुच्छेदों में विधि शास्त्र के वितरण यानी का सिद्धांत दिया गया, तो वो अनुच्छेद 38 तथा 39 में विधि शास्त्र वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की व्याख्या या का विवरण किसमें शामिल किया गया, अनुच्छेद 38 और 39 में। ये प्रश्न बहुत पूछा गया PCS में। विधि निर्माण की दृष्टि से वितरण न्याय के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो नागरिकों के मध्य आर्थिक विषमता को समाप्त करना, ठीक है। यानी कि वितरण न्याय सिद्धांत किससे संबंधित है, कि नागरिकों के मध्य जो आर्थिक विषमता है उसको समाप्त करना। किस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया, तो 39 घ के तहत समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया। इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछ सकता है कि समान पारिश्रमिक देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो आप 39 घ भी याद रखिएगा। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए उन उचित शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसके तहत पंचायतों को किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो उन्हें अनुसूची किस में शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। किस अनुसूची में शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जो है किसको शामिल किया गया, नगर पालिका को शामिल किया गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ उसका भी उल्लेख कर दे रहा हूँ कि पंचायतों को जो संवैधानिक अधिकार देने की जो वकालत की थी वो सिंधवी साहब ने की थी, ठीक है। तो इन बातों का याद रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत का उपबंध किस भाग में है, तो भाग 9 में है। बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, निःशक्तता तथा अनहर अभाव की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो अनुच्छेद 41 के तहत है। यानी जो वृद्धा अवस्था पेंशन दिया जाता है वो अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाता है। यदि मुख्यमंत्री के द्वारा किसी व्यक्ति को बीमारी की स्थिति में जो मुख्यमंत्री सहायता के लिए जो पैसा दिया जाता है वो अनुच्छेद 41 के तहत दिया जाता है। यानी कि जो भी योजनाएं हैं उनको अगर इस प्रकार आपको रिलेट करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको आगे चल के यदि आप किसी भी स्टेट PCS का मेंस लिखते हैं तो उसमें आपको मदद करेगा। या कभी आप RO ARO का अगर आप आगे चल के मेंस में निबंध लिखते हैं तो उसमें भी इस प्रकार के कुछ सामाजिक मुद्दों पर आधारित निबंध पूछे जाते हैं, जिसमें आप इस तरह के अनुच्छेदों का कोरिलेट करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं का और
प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 42 में। यानी कि काम की न्याय संगत होना चाहिए, मनोदशाएं आपके अनुकूल हो, ये नहीं कि बर्डन प्रेशर डाल रहे हैं। और प्रसूति सहायता के लिए जो है अनुच्छेद 42 में संबंध किया गया है। यानी कि जो प्रसूति अवकाश भी दिया जाता है वो अनुच्छेद 42 से संबंधित है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 में उपबंध है। उद्योगों में प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किसमें है? अनुच्छेद 43 क के तहत। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अधोलिखित प्रमुख मामलों में उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता का पक्ष लिया है। तो साहबानों के केस में 1985 में, सरला मुदगल के केस में 1995 में, और पादरी जॉन बेल मटोम बाद में 2003 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 44 के तहत है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल तथा 6 वर्ष से पहले कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करने का दायित्व सौंपा गया है? तो ये अनुच्छेद 45 के तहत है। याद रखिएगा, यहाँ पे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, कई बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न में देके अनुच्छेद 45 से कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद संबंधित नहीं है। अब उसमें अनुच्छेद 45 दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा संबंधित बात को करता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करने का उपबंध अनुच्छेद 46 के तहत किया गया है। पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए अनुच्छेद 47 में उपबंध है। गाय तथा बछड़ों, अन्य दुधारू तथा वाहक नस्ल के परिरक्षण के लिए उनके वध का निषेध किया गया है। तो ये अनुच्छेद 48 में किया गया है। ठीक है, तो जो ये गायों के जो काटने संबंधित जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद 48 उसमें एक सहयोग करता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का अधिकार राज्य का अधिकार होगा। ये किस उपबंध के तहत है? ये 49वें संविधान संशोधन के तहत है। राज्य द्वारा लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 के तहत, ये गांधी जी का सपना था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 51 में उपबंध है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये केटी शाह ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। किस विद्वान द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। यानी कि यहाँ पे संविधान की आत्मा संबंधित 3 बातें आ गई हैं, उनको रिवाइज करना आवश्यक है। संविधान की आत्मा साधारणतया हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। और वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने भारतीय संविधान में भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 19 के अधीन युक्त निर्बंधन निर्धारित करने के लिए किसका महत्व है? तो ये निदेशक तत्व का महत्व है। अगला एक दृष्टि में संविधान संशोधन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पर 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम हो। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38(2) राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की समान असमानता को समाप्त करेगा। ठीक है, ये जो 38(2) में इस बात का उल्लेख है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा और प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको इनबिल्ड किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की देखरेख संबंधित शिक्षा में विनिवेश। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 45 में इस बात का उल्लेख किया था ना कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। ये किसमें है? ये किसके तहत? 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। और किस अनुच्छेद में है? 43वें संविधान संशोधन 43वें अनुच्छेद 43 ख में है। मूल अधिकार तथा निदेशक तत्व में विरोध की स्थिति में सामंजस्यपूर्ण निर्वचन का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? द केरल एजुकेशन बिल में दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 39 ख तथा ग में दिए गए निदेशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्रभावी कर दिया गया? तो ये अनुच्छेद 25 संविधान संशोधन 25 1971 में क्या कह रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में जो बातें हैं वो मूल अधिकारों पर प्रभावी हो गई हैं। ठीक है, यानी ये मूल अधिकारों पर भी प्रभावी हो गई। ये 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा भूतपूर्व राजा महाराजाओं का प्रिवी प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया, तो वो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। न्यायालय ने किस निदेशक तत्वों को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य अनुच्छेद 45 के अधीन। ठीक है। और अगला है कि किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भाग 3 के उपबंधों का निर्वाचन संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में करना चाहिए? तो यह है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में इस बात का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को पढ़ा। इन दोनों ही टॉपिक को एक साथ पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि इन दोनों को एक साथ पढ़ने पर ही हमको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहिए, धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट हम भारत की जो पॉलिटी है, ठीक है, इस विषय को हम धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। ठीक है। और बार बार रिवीजन आवश्यक है। ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों